हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम जो है आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास में? हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम पढ़ चुके थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हम पोएम्स पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम जो है 2 पोएम्स उनकी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उनकी तीसरी पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ऑनसेट। ठीक है, अब जो ये द ऑनसेट है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, द बिगनिंग ऑफ द न्यू थिंग। ठीक है, ऑनसेट का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द न्यू थिंग। ठीक है, किसी नई चीज़ की शुरुआत होना, किसी नई चीज़ की शुरुआत करना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। और जो है ये जो पोएम है, इस पोएम में टोटल 23 लाइंस की ये पोएम है, और जो है 2 स्टैंजाज है इसमें, इस पोएम में। ठीक है, और जो पहला जो स्टैंजा है वो जो है 11 लाइन का है, और फिर जो दूसरा स्टैंजा है वो भी 11 लाइन का है। ठीक है, दोनों ही स्टैंजाज जो हैं 11-11 लाइन के हैं। ठीक है, तो जो है मतलब वही है कि एक में 11 लाइन है, एक में जो है 12 लाइन है, तो ज़्यादा एक लाइन का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ऑनसेट का मतलब क्या होता है, बिगनिंग ऑफ अ न्यू थिंग। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे, स्टैंजा वाइज करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टैंजा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये जो मैं आपको जो है इसका जो है पोएम ये आपके उसमें डाल दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे कहीं भी। जिसके पास बुक होगी, जो बुक परचेज़ करेगा, उसमें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की आपको सब सारी पोएम्स मिल जाएंगी, लेकिन गूगल पे आपको जो है इसको ईज़िली नहीं मिलेगा इसका टेक्स्ट। तो जो लोग टेक्स्ट पढ़ने के इच्छुक हैं, मैं उनके लिए जो है ये टेक्स्ट अपलोड कर दूँगा इसमें। ठीक है, तो चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, काफ़ी हमने बातें कर ली यहाँ पे। अब हम आगे शुरू करते हैं अपनी पोएम को। ठीक है, अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। Always the same, when on a fated night at last the gathered snow lets down as white as may be in dark woods, and with a song it shall not make again all winter long, of hissing on the yet uncovered ground. I almost stumble looking up and round, as one who, overtaken by the end, gives up his errand and lets death descend upon him where he is, with nothing done to evil, no important triumph won, more than if life had never been begun। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये जो है दिस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स द ऑनसेट सॉरी दिस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स द ऑनसेट ऑफ स्नोफॉल। मतलब कि ये जो पोएम है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इसमें जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसको जो है मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑनसेट मतलब किसी नई चीज़ के आने का स्वागत कर रहे हैं, किसी नई चीज़ के आने का वेट कर रहे हैं, किसी नई चीज़ मतलब बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग, कोई चीज़ नई चीज़ आने वाली है। मतलब अब नई चीज़ क्या आने वाली है? स्नोफॉल पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एज ऑलवेज हैपन्ड इन विंटर। अब वो कहते हैं कि जैसे हमेशा से जो है जब भी विंटर्स आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो क्या होती है? स्नोफॉल होती है। तो इस ठीक है, इट इज़ ऑन अ पर्टिकुलर नाइट दैट स्नोफॉल अकर्स। अब ये जो है एक जो है ना किसी एक पर्टिकुलर नाइट है, कोई एक रात है पर्टिकुलर, जिसमें जो है ये स्नोफॉल जो है होती है। एंड एवरीथिंग, ट्रीज एंड अर्थ, इज़ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्नो। अब जो है कोई भी चीज़ है, चाहे पेड़ हैं, चाहे धरती है, हर चीज़ जो है स्नो के लेयर से, स्नो की परत से ढक जाती है। ठीक है, और द फॉलिंग स्नो मेक्स अ हिसिंग साउंड विच हाउ एवर इज़ हर्ड ओनली इन द बिगनिंग ऑफ द विंटर। तो अब क्या है, जब जो है शुरुआती सर्दियों में जब जो है ये सबसे पहली जो बर्फ़ पड़ती है, तो वो जो है ना एक हिसिंग साउंड निकालती है। जब वो पड़ती है ना, हिस करके जो है साए साए आवाज़ आती है। ठीक है, और आवाज़ कैसे आती है? क्योंकि हवा भी चल रही है उस टाइम पे। द वर्ड हिसिंग सिम्बलाइजेज समथिंग इविल। अब जो है यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो हिसिंग जो वर्ड है ना, ये क्या सिम्बलाइज करता है? ये सिम्बलाइज करता है कि कुछ इविल होने वाला है, कुछ खतरा है। ठीक है,
ऑन द पार्ट ऑफ द स्नो, स्नो की तरफ से कोई खतरा, मतलब कि बर्फ़ की तरफ से कोई खतरा आने वाला है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेथ बाय कोल्डनेस। तो मतलब कि अब वो कहते हैं, वो स्नो को जो है ना इविल कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर जो है बर्फ़ पड़ेगी तो जो है उस वो इतनी जो है ठंडी होती है बर्फ़ की, उससे जो है ना किसी की डेथ तक हो सकती है, वो किसी को मार भी सकती है, जो स्नो होती है, जो बर्फ़ होती है। द पोएट इज़ अबाउट टू फॉल। अब जो है पोएट जो है ना, वो जो है मतलब एकदम से गिरने वाले होते हैं, ठीक है। व्हेन लुकिंग अप एंड अराउंड हिम, अब वो जो है ऊपर देखते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं, ठीक है। ही फील्स लाइक अ पर्सन ओवरटेकन बाय हिज एंड, ठीक है। वो जो है ऐसे फील करते हैं कि उनके जो है साइड में ना एक और दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, और वो पर्सन कौन है? डेथ है, ठीक है। डेट इज़ डेथ एंड गिवन अप होप इन लाइफ, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि डेथ है, तो अब जो है उनके और अपनी जो है ना वो सारे होप्स छोड़ देते हैं कि भाई अब तो मेरे जीने का कोई भी मतलब ही नहीं है, अब तो मैं जो है मर जाऊंगा, क्योंकि जो है ये सर्दी आ चुकी है, ये स्नो आ चुकी है, अब तो मैं इसमें जो है दब के मर जाऊंगा, ये पोएट का कहना है, ठीक है। He has surrendered himself to the destiny because he feels that he could do nothing to fight the evil। अब जो है उन्होंने क्या करा है कि अपनी जो है अपने आप को किसको सरेंडर कर दिया है? डेस्टिनी, मतलब उनकी किस्मत को सरेंडर कर देते हैं वो, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते, वो उससे फाइट नहीं कर सकते इविल से। इविल मतलब वो स्नो से फाइट तो कर नहीं सकते हैं इन द वर्ल्ड एंड हैज़ मेड नो मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस। तो और जो है वो दुनिया भर के किसी भी बुरी ताकत से वो जो है लड़ तो सकते नहीं है, और ना ही जो है उसको जो है आरामदायक करके उसे आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अब वो तो मरने वाले हैं, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि छोड़ो, मैं जो है किसी चीज़ ये सब नहीं करता। ही फील्स एज इफ़ लाइफ हैज़ नेवर बिगन फॉर हिम। वो सोचते हैं कि काश ऐसा होता, कभी जो है लाइफ उनकी कभी जो है ऐसे जो इनको ऐसी ज़िंदगी मिली है ये कभी उन्हें मिलती ही ना। अगर उनको डेथ आनी है तो कभी उन्हें मिलती ही नहीं कि ऐसी ज़िंदगी तुम जियो और फिर ऐसी जो है दर्द भरी मौत तुम मरो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स लाइफ हैज़ नो मीनिंग फॉर हिम। अब वो जो है दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि जो है लाइफ मतलब जो ज़िंदगी है ना उनके, उसका जो है उनकी मतलब उसके उनका उनके लिए अब कोई जो है ना अर्थ नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ठीक है डेथ अप्रोच कर रही है उन्हें, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टैंज़ा 2 पे। तो अब हम शुरू करते हैं स्टैंज़ा 2। इसमें जो है ना 12 लाइनें हैं, तो अब उसको शुरू करते हैं। येट ऑल द प्रीसेडेंट इज़ ऑन माई साइड, आई नो दैट विंटर डेथ हैज़ नेवर ट्राइड द अर्थ बट it has failed, the snow may heap in long storms and undrifted 4 feet deep, as measured against maple, birch and oak, it cannot check the people's silver croak, and I shall see the snow all go downhill in water of a slender April rill that flashes tail through last year's withered brake and dead weeds like a disappearing snake. Nothing will be left white but here a birch and there a clump of houses with the church। ठीक है, तो ये जो है 12 लाइन का स्टैंज़ा है, ठीक ठीक है। और हमने ऊपर कितने लाइन का 11 लाइन का स्टैंज़ा पढ़ा था। तो ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और फिर आज हम ना एक नई एक्टिविटी करेंगे जिसमें जो है मैं उसको जो है ना आपको एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस इसका बताऊंगा इस पोएम का, ताकि आपको जो है आगे अगर कोई आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, क्रिटिकल राइट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम द ऑनसेट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आप उसको लिख पाओ, ठीक है। चलो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सेकेंड स्टैंज़ा को भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। द पोएट ओवरकम्स हिज डेस्पोंडेंट मूड, मतलब कि अब जो है वो एक अलग से मूड में आ गया है, बाय वे ऑफ सम कंटेम्पलेशन। अब जो है एक तरह से उसके डर हो गया है, उसका मूड जो है ना ख़राब हो गया है, और एक तरह से उसके मन में डर बैठ गया है डेथ के प्रति। ही सेज दैट ऑल द प्रीवियस हैपनिंग्स हैव समथिंग टू सपोर्ट द पोएट इन द ऑन हिज ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़। वो कहता है कि जो भी उसके साथ पहले घटा है, पहले हुई हैं चीज़ें, वो जो है उसको जो है एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ जो है प्रोवाइड करा रही हैं, मतलब कि एक तरह से जो है पॉजिटिव उसको जो है व्यूज़ प्रोवाइड करा रही हैं। He says that the deadly winter season has never been able to overwhelm or frustrate the
चीयरिंग एफर्ट्स ऑफ द स्प्रिंग सीजन। वो कहता है कि जो ये डेडली विंटर सीजन है ना, पोएट कहता है कि जो ये डेडली विंटर सीजन है ना, ये जो है उसको कभी भी जो है ओवरवेल मतलब ओवरबर्डन या फिर फ्रस्ट्रेट की परेशान नहीं कर पाएगा। और किस चीज़ से कि उसका जो एफ़र्ट है ना, चीयरिंग एफ़र्ट मतलब जो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है किसके लिए, स्प्रिंग सीज़न के लिए, तो उसकी जो है उसके लिए वो कभी भी उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये जो विंटर सीज़न है वो जो है ऐसे मेहनत करता रहेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन आफ्टर द डेथ लाइक विंटर इज़ द साइन ऑफ एफीमेरल नेचर। अब जो है ये दूसरे शब्दों में पोएट कहता है कि द कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, जब भी स्प्रिंग सीजन आता है ना, पतझड़ का मौसम, आफ्टर द डेथ लाइक विंटर, मतलब कि जो है जो डेथ लाइक विंटर होती है ना, बिल्कुल जिसमें इंसान बिल्कुल मरा मरा सा हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि हम जो कहते हैं ना कि सर्दी आ गई, पहले तो हम खुश होते हैं, फिर जब वो जाती नहीं है 3-4 महीने उसे हम झेलते हैं, तब हम क्या यार सर्दी के तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो हम परेशान हो जाते हैं ना उससे। तो इस वजह से वो कहता है कि जो है डेथ लाइक विंटर इज़ द साइन ऑफ एपीमेरल नेचर ऑफ द वर्ल्डली सॉरोज एंड सफरिंग्स। अब जो है ये एक तरह से इसका जो विंटर का ना एपीमेरल नेचर होता है, मतलब कि बहुत ही ख़राब और गंदा नेचर होता है कि जो है ना ये जो है जब भी आती है तो अपने साथ ना बहुत सारे दुख और पीड़ा और दर्द लाती है अपने साथ, ठीक है, सॉरोज एंड सफरिंग्स लाती है। वन शुड नेवर फील ओवरवेल्ड बाय देम। अब लेकिन ना हर किसी को जो है या फिर एक किसी आदमी को जो है इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं उसे फेस करना फील करना चाहिए। अब ये तो हर किसी के लिए आती है, ऐसा तो है नहीं कि जो है किसी एक के लिए आ रही है या दूसरे के लिए नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं द पोएट फर्दर सेज दैट द स्नो में एक्यूमुलेट इन ग्रेट मास एंड इट में एनगल्फ मैपल बर्च एंड ओक। तो ये जो है ना पोएट कहते हैं कि जो स्नो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ती है और उससे क्या होता है, जो ट्रीज़ की ब्रांचेस और ट्रीज़ की जो वुड होती हैं या लीव्स होती हैं वो भी जो है उससे ख़राब हो जाती हैं, वो भी उससे मर जाती हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये जो बर्फ़ है ना वो इतनी इतनी मोटी लेयर में जम जाती है कि अप टू एज मच एज 4 फीट, मतलब कि जो है मतलब 4 फीट, मतलब आपके 4 फीट कितना होगा आपके पैर से और जो है आपके यहाँ पे स्टमक के नीचे तक, ठीक है, उतना हो जाएगा हार्डली 4 फीट। तो इतनी इतनी जो है बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। तो अब आगे वो कहते हैं बट द विंटर कैन नॉट चोक द पीपर्स सिल्वर क्रोकर, ठीक है। तो विंटर जो है ना वो जो है एक तरह से ना चोक नहीं मतलब रोक नहीं पाती है किसी सिल्वर क्रोक को अंदर आने से, ठीक है। तो द पोएट इज श्योर टू सी द स्नो मेल्टिंग डाउन द हिल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब जो पोएट हैं वो क्या देखते हैं, स्नो को मेल्ट होता देखते हैं, हिल से नीचे बाहर से नीचे जाता देखते हैं, और किस सीज़न में देखते हैं, ये अप्रैल में जब स्प्रिंग आता है। द वाटर विल क्रीप लाइक अ स्नेक फ्लैशिंग इट्स टेल, ठीक है। अब क्या होता है जब आपने देखा होगा कि जब हम पानी को बहाते हैं ना तो फिर एक पानी जो है ना सीधा सीधा नहीं जाता, उसमें से कोई एक जो है पर्टिकुलर थोड़ा सा जो है पानी जो है ऐसे सांप की शेप में टेढ़े मेढ़े होके जाता है, तो उसको जो है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरह से एड्रेस कर रहे हैं। आप कभी पानी बहा के देखना, आपने ध्यान से कितने लोगों ने देखा है और मुझे नहीं पता कि कितने ने नहीं देखा, लेकिन आप कभी देखना तो आप जो देखोगे कि सारा पानी नहीं जाएगा आगे तक, थोड़ा सा जाएगा और वो जो है सांप की शेप ले लेगा, मतलब स्नेक की शेप ले लेगा और फिर उसकी टेल की जैसे ना ऐसे रेंगते रेंगते जाएगा पानी कैसे, ठीक है, ज़मीन पे, एंड विल डिसअपियर इन द लास्ट ईयर्स विदर्ड बुशेस एंड डेड वीक। अब जो है वो क्या है कि जब क्या होगा कि जब वो ऊपर से मेल्ट होती हुई आ रही होगी तो नीचे तक जाते जाते वो थोड़ी देर बाद जो है कुछ टाइम बाद जो है वो डिसअपियर मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो वो सूख जाएगा ना, वो भी मर जाएगी जो मतलब बर्फ़ है, ठीक है। देयर विल नथिंग बी लेफ्ट वाइट एक्सेप्ट अ बर्च ट्री। अब जो है वहाँ पे ना कुछ भी जो है नहीं बचेगा, बस क्या बचेगा, ट्री की ब्रांचेज, या फिर एक तरह का ट्री होता है बर्च जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है, वो वाला ट्री बचेगा। अ ग्रुप ऑफ हाउसेज एंड अ चर्च, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ जो है ना हाउसेज हैं, ग्रुप ऑफ हाउसेज, काफ़ी सारे घर बच जाएंगे और चर्च बच जाएगा, जो एक तरह से टेम्पल होता है ना, क्रिश्चियंस का चर्च कहलाते हैं उसे, ठीक है। द इमेज ऑफ द चर्च एट द एंड ऑफ द पोएम इज़ रीअश्योरिंग एज अगेंस्ट द स्नोई विंटर सीजन विच हैज़ अ
डेथ लाइक कोल्डनेस। तो एक तरह से जो इमेज है चर्च की वो जो है पोएम के अंत में रीएश्योरिंग रूप में दिखाई जाती है। वो दिखाया जाता है कि वो जो है ना कम्प्लीटली जो चर्च है वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है स्नोई विंटर सीजन के, ठीक है, विच हैज़ अ डेथ लाइक कोल्डनेस। तो अब जो मतलब उसमें क्या होता है कि चर्च में ना एक डेथ लाइक कोल्डनेस लोगों को मतलब मिलता है, क्योंकि जो है चर्च में वही जाते हैं, जैसे चर्च के पीछे जो ग्रेवयार्ड होता है तो क्या होता है कि उसमें लोगों को दफना दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो है डेथ लाती है, स्नोफॉल जो है विंटर सीजन डेथ लाता है, और फिर उसको जो है चर्च में जो है मतलब चर्च के पीछे ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है। तो उसमें यही कहना चाह रहा है। तो हम ये जो है ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो देखिए बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है और भी नई नई वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। और इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें जो है पहले मैं खुद पढ़ता हूँ और फिर तभी वीडियो बनाता हूँ जब मेरे को वो टॉपिक समझ आ जाता है, क्योंकि उसमें दिक्कत होती है ना। अब ऐसा भी है काफ़ी चीज़ें होती हैं कि नहीं आती समझ में, तो 3-3 4-4 बार पढ़ के तब आती है। तो देखिए अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये जो है मैंने आपको एक तरह से इसकी जो है पैराफ्रेज बता दिए हैं स्टैंजास के, और समरी भी बता दी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप अपने डाउट्स जो है मुझे कमेंट में आप पोस्ट करके आप बता सकते हैं कि सर या भैया मेरे को जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस पे वीडियो बना दीजिए, या आप मेरे को ये एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे आपको आएगी नहीं कोई भी इसमें प्रॉब्लम, आपको ये वीडियो आप देखिएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज के हमारा ये जो है वीडियो, इसी उस पर रिलेटेड थी, पोएम पे, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। चलिए अब आगे जो है हम बढ़ते हैं। तो इसका जो है अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है ना इसका क्रिटिकल एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो आप अब आपको पोएम तो समझ आ ही गई है, तो मैं आपको एक एज अ नोट्स फॉर्म में आपको धीरे धीरे करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है कहीं पे पेन और पेपर लेके बैठा करिए, तो उसमें आप लिख लीजिए करिए लिख लीजिए कि जो है इसमें क्या एनालिसिस आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा, और आता है क्वेश्चन इसी तरह से आता है। आपको ये नहीं देंगे कि स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन कर दो, या फिर कंप्लीट पैराफ्रेज लिख दो उसका, या फिर समरी लिख दो। समरी कभी भी नहीं आती पोएट्री में, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि क्रिटिकली एनालाइज द पोएम ऑन द ऑनसेट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% 101% आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलो अब उसको हम क्रिटिकल एनालिसिस इसका शुरू करते हैं, ठीक है। द पोएम टेकन फ्रॉम न्यू हैम्पशायर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है न्यू हैम्पशायर से ली गई है, जो एक तरह से बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक मतलब बहुत ही उसमें ना बहुत सारी जो है ना इंफॉर्मेशन डाली गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इट इज़ अ रीजनल पोएम पॉइंटिंग आउट द ऑनसेट ऑफ स्नो इन द रीजन ऑफ न्यू हैम्पशायर। तो ये जो है जो पोएम है ये एक तरह से ना मतलब कि स्नो के अराइवल का, स्नो की जो विंटर सीजन के बिगनिंग का दिखाया गया है इस पोएम के थ्रू। और कहाँ पे जो है ये विंटर सीजन कहाँ पे आएगा, न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पे आएगा। इट इज़ अ नेचर पोएम रिटन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सीजनल साइकिल विद द एडवेंट ऑफ विंटर। अब जो है ये जो पोएम है ना वो एक तरह से सीजनल साइकिल इसमें दिखाई गई है कि कैसे विंटर आता है, कैसे स्प्रिंग आता है, कैसे समर्स आता है, कैसे ऑटम आता है, ठीक है। तो ये सीजन्स के अकॉर्डिंग है, एक तरह से साइकिल चल रही है। द स्नो कवर्स एवरीथिंग विद अ वाइट शीट। तो अब स्नो के पास इतनी पावर होती है कि वो जो है जैसे पड़ती है ना तो उस वजह से जो भी चीज़ होती है उस सबको जो है ना वाइट शीट से कवर कर देती है, वाइट कलर की लेयर से कवर कर देती है। बट विंटर गिव्स प्लेस टू स्प्रिंग व्हेन द स्नो मेल्ट्स। अब क्या होता है कि जब स्नो जो है मेल्ट होती है तो जो है विंटर किसको जगह दे देता है, स्प्रिंग को जगह दे देता है। एंड देन नो ट्रेस ऑफ द वाइटनेस ऑफ द स्नो इज सीन, ओनली द वाइट हाउसेस। अब क्या होता है कि जो है उस वजह से क्या होता है कि वाइटनेस ऑफ द स्नो तो हट जाती है, लेकिन जो कुछ हाउसेस की छतों पे वो रह जाती है, या फिर
चर्च की छत पे रह जाती है एंड वाइट बर्च ट्रीज आर सीन। अब क्या होता है कि उस वजह से जो है उनकी पेड़ों की ब्रांचेस पे भी ये अटक जाती है स्नो, बाकी तरफ सब जगह से मेल्ट हो जाएगी लेकिन घरों की छतों पे, चर्च की छत पे और ट्रीज़ की ब्रांचेस में ये रह जाती है। द पोएम इज़ हाईली सिम्बॉलिक, ये जो पोएम है बहुत ही सिम्बॉलिक है। द स्नो इज़ द सिंबल ऑफ डेथ एंड इविल, जो स्नो है ना इस ये जो सिंबल, ये क्या सिंबलाइज करता है, डेथ मतलब कि मृत्यु, और इविल मतलब कि जो है एक तरह से शैतान को एड्रेस करती है स्नो, ठीक है। बिफोर विच मैन फाइंड्स हिमसेल्फ वीक एंड हेल्पलेस, तो इसके सामने जो है आदमी क्या फील करता है, खुद को वीक मतलब कि कमज़ोर, और हेल्पलेस मतलब कि कोई उसकी हेल्प नहीं करने वाला है। बट ईविल कैन नॉट एनहिलेट मैन ऑल टुगेदर, अब ईविल जो है मैन को जो है और एक साथ तो ला नहीं सकता। इन फैक्ट गुड एंड ईविल आर बोथ फैक्ट्स ऑफ लाइफ, अब जो है ना गुड और ईविल तो जो है दोनों ही चीज़ें, मतलब बुरा और अच्छा एक तरह से ना फैक्ट है लाइफ का। जस्ट एज ईविल कैन नॉट एनहिलेट गुड, अब जैसे जो है ईविल जो है अफेक्ट नहीं कर सकता गुड को, तो ऑल्सो गुड कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ईविल, अब जो कोई अच्छा आदमी है वो भी ईविल को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी ना किसी वे में। इवन विद द coming of the spring, the white church and houses remind of the white snow which is the symbol of death, अब जो है ना जैसे ही एक तरह से स्प्रिंग आता है और जो है जिस पे अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है चर्च की छत पे और हाउसेस की छत पे, वो किसकी याद दिलाता है, डेथ की याद दिलाता है कि मतलब इस घर पे या इस यहाँ पे चर्च में जो है डेड बॉडीज़ को लाके दफनाया जाएगा, या इस घर में मृत्यु होने वाली है क्योंकि इस घर की छत पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, तो ठंड है इस घर में अभी भी, ठीक है। द पोएम प्रेजेंट्स फ्रॉस्ट ऑप्टिमिज्म विच मे नॉट बी एज अ फैसाइल एज दैट ऑफ ब्राउनिंग, अब जो है फ्रॉस्ट की जो पोएम है ना वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि पॉजिटिविटी उसमें ज़्यादा है ब्राउनिंग की पोएम से, ठीक है। और एज एंथुजियास्टिक एज शैली, और भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक और फुल विद एनर्जी है शैले से ये। फ्रॉस्ट टोन इज़ फार लेस जॉयस देन शैले, फ्रॉस्ट की जो टोन है ना वो बहुत ही ज़्यादा जॉयस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है शैले से। हिज ऑप्टिमिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ व्यू विच रिकॉग्नाइजेज द परसिस्टेंस ऑफ बोथ गुड एंड इविल, तो अब जो ऑप्टिमिज्म, जो इनका ऑप्टिमिज्म है ना वो ऐसे जो है व्यू पॉइंट का ऑप्टिमिज्म है और पॉजिटिविटी है कि उससे क्या होता है कि जो दोनों का बैलेंस बना के चलती है, गुड का भी और इविल का भी, ठीक है। तो आगे हम पोएट कहते हैं द इमेजरी इन द फाइनल लाइन्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, जो इमेजरी है ना फाइनल लाइन में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फ्रॉस्ट हेयर गिव्स अस अ परफेक्ट इमेज विद इट्स एम्फेसिस ऑन द वाइटनेस ऑफ द बर्च, फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे क्या एक अच्छी इमेज प्रोवाइड कराते हैं, जो एक अच्छा एम्फेसिस डालती है कि इस पे वाइटनेस, और जो वाइट हो जाते हैं ना बर्चेस, जो ब्रांचेस वाइट हो जाती हैं उस पे, और जो छत होती हैं घरों की या चर्च की उस पे वो वाइट हो जाती हैं। एज इन द पोएम कॉल्ड डिज़ाइन, जो एक वो तरह की पोएम थी ना उसका नाम था डिज़ाइन, ही इज़ हिंटिंग एट सम मिस्टीरियस कनेक्शन बिटवीन थिंग्स हैविंग मोर और लेस बाय एक्सीडेंट, अब जो है ना ये जो एक तरह से ना मिस्टीरियस कनेक्शन इसमें दिखाया जाता है इस पोएम डिज़ाइन में, जिसमें मोर और लेस बाय एक्सीडेंट द सेम कलर, मतलब कि या तो एक्सीडेंटली या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंटली या कम से कम एक्सीडेंट में एक ही कलर दिखाई देता है। द लास्ट लाइन ब्रिंग्स अस बैक टू द ह्यूमन वर्ल्ड एंड इज़ इन कीपिंग विद द स्पीकर्स फेथ इन स्प्रिंग, तो जो लास्ट लाइन है ना वो हमें वापस जो है इस वर्ल्ड में लाती है, और क्या करते ह्यूमन वर्ल्ड में लाती है, और हमें जो है बताती है कि हमें जो है जो जो पोएट का जो फेथ है, जो उसकी मॉरल ड्यूटी है, जो उसकी बिलीफ है वो किस में है, स्प्रिंग में है। द स्नेक इमेज इनटू इज़ इनटू सॉरी द स्नेक इमेज इज़ नॉट ओनली विविड पिस्टोरियल एंड ग्राफिक, जो स्नेक की इमेज है ना वो ना तो जो है विविड है मतलब थोड़े टाइम के लिए है, पिस्टोरियल है या ग्राफिक है, इट इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक, वो सिम्बॉलिक भी है। इट सिम्बलाइजेज ईविल, अब वो क्या पोर्ट्रे करती है, ईविल को मतलब कि बुरे को पोर्ट्रे करती है। एंड पुट अस इन माइंड ऑफ मिल्टन सैटन, और वो हमें कहाँ जो है किसके दिमाग में डाल देती है, मिल्टन के
सैटर्न के दिमाग में। द स्नो हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रीम। अब जो स्नो है मेल्ट होने के बाद स्ट्रीम मतलब कि पानी के बड़ी बड़ी झील में कन्वर्ट हो जाती है, बट इट इज़ देयर स्टिल देयर। अब लेकिन वो वहाँ तभी भी वहीं रहती है, कन्वर्ट तो वो हो गई लेक्स में और बड़ी बड़ी झील में, पर वो वहीं रहती है। ईविल में बी ट्रांसफॉर्म लाइक मिल्टन्स सैटर्न। और ईविल जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मिल्टन के सैटर्न के जैसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इट में चेंज इट्स शेप बट इट कैन नेवर बी कम्प्लीटली इराडिकेटेड। वो अपनी जो सैटर्न जो है वो अपनी शेप तो चेंज कर सकता है, पर वो जो है उसे कोई कम्प्लीटली जो है ना ख़त्म नहीं कर सकता, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता। दिस रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ परमानेंस ऑफ इविल इज़ मेजर ऑफ फ्रॉस्ट रियलिज्म। तो ये जो एक तरह से ये जो पहचान है परमानेंस की, इविल की परमानेंस की, वो जो है फ्रॉस्ट ने बिल्कुल रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। इसका मतलब इन्होंने उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं लिखा है, झूठ नहीं डाला है। जो भी इन्होंने लिखा है, जो भी इन्होंने डाला है, वो सब सच सच डाला है। तो यहाँ पे इसका ये एनालिसिस भी ख़त्म होता है। तो मैंने आपको दोस्तों दोनों ही तरह से एक्सप्लेन कर दी है ये पोएम डिटेल में। एक तो हमने सबसे पहले इसका कंप्लीट पैराफ्रेज पढ़ा था, समरी पढ़ी थी इसकी, पूरा स्टैंजा वाइज हमने जो है इस पोएम को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि कहीं जो है किसी को डाउट हो सकता है, तो मैंने इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी कर दिया जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है, जो पूछा जाता है। चाहे आप जो है यूजी के एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के दे रहे हो, चाहे पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के दे रहे हो, चाहे नेट क्वालिफाई करने जा रहे हो, नेट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। और तो और साथ में अगर आप पीएचडी के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट देना चाह रहे हो तो उसमें भी आता है। तो आपको जो है ये हर लेवल पे आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इस पोएम को। इसका पैराफ्रेज भी जो मैंने आपको स्टैंजा वाइज बता दिया, 2 स्टैंजा में ये डिवाइडेड है पोएम। इसका कंप्लीट पैराफ्रेज बता दिया, समरी भी बता दी मैंने आपको, इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करके बता दिया। तो आप जो है अपने नोट्स बनाइए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए इसको, मेरे वीडियो को देख के, और आपको जो है ये अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो अब जो है ये वीडियो हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें, और आपको जो है जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आपको वहाँ पे हेल्प मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही अगली नेक्स्ट वीडियो में।